राधे राधे बच्चों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं गज़लकार दुष्यंत कुमार की गज़ल, जिसका केंद्रीय भाव हमने पढ़ा है राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करना एवं नए विकल्प की तलाश करना। ठीक है, हम गज़ल की शुरुआत करते हैं। चलो। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैशा नहीं शहर के लिए। इसमें शांत रस है। तय का अर्थ हो गया निश्चित, चिराग का अर्थ हो गया दीपक, बहुवचन में है तो बहुत सारे दीपक। और दूसरा अर्थ लेंगे मूलभूत आवश्यकताओं से, हर एक यानी प्रत्येक। दूसरी लाइन में चिराग का अर्थ दीपक, मैसर यानी उपलब्ध। आज़ाद भारत में भारतीय सरकार ने भारतीय जनता से काफ़ी वायदे किए थे। वायदे यह थे कि यह निश्चित किया गया था कि प्रत्येक घर में दीपक जलाए जाएंगे, प्रत्येक घर में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करवा दी जाएगी। लेकिन यह तो प्रत्येक घर को छोड़कर एक घर में भी इन सब की आपूर्ति नहीं करवाई गई है। एक घर में भी दीपक नहीं जलाया गया है। यह दीपक खुशी का दीपक है या अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जिन्हें उपलब्ध करवाने का वादा सरकार ने सभी भारतीय जनता से, भारतीय नागरिकों से किया था। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। दरख्तों यानी पेड़, साए यानी छाया, धूप यानी कष्ट। साए में धूप लगती है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, यानी हम यहाँ से स्वच्छंद जीने के लिए यहाँ से चलते हैं। स्वच्छंद जीने का संदेश ही कवि ने इस लाइन के माध्यम से भारतीय जनता को दिया है। यानी जितना गहरा वृक्ष होगा उसकी छाया उतनी ही गहरी होगी और हमें भी सुकून ही देगी। लेकिन इसका अर्थ यह लिया गया है कि उस गहरे वृक्ष के नीचे भी हमें धूप ही लग रही है, न कि छाया। यानी भारतीय नागरिकों को सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए अनेक संस्थाएं खोली गई है, लेकिन उन संस्थाओं में भारतीय जनता को किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर केवल और केवल उनका शोषण ही किया जाता है। यानी जो वृक्ष था, उस विराट वृक्ष के तले हमें केवल और केवल धूप ही लग रही है, न कि छाया। यानी जो संस्थाएं खोली गई थी उन संस्थाओं में जो नागरिकों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने के लिए संस्थाएं खोली गई, लेकिन वो संस्थाएं केवल और केवल शोषण के लिए ही रह गई है। यानी वह जो अनेक संस्थाएं हैं उनमें केवल और केवल कष्ट ही मिलता है। चलो यहाँ से चलते हैं जीवन भर के लिए, चलो हम यह जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं जहाँ पर हम बिल्कुल स्वतंत्रता से जी सके, स्वच्छंद होकर जी सके। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। मुनासिब शब्द का अर्थ हो गया अनुकूल और सफ़र यानी रास्ता। यानी जो भारतीय जनता है वह गरीबी को आराम से जी सकती है। गरीबों का जो शोषण हो रहा है वह कुछ नहीं करेगी। अपने खिलाफ जो हो रहे शोषण है, जो उसके विरुद्ध आवाज़ भी नहीं उठाएगी। जैसे चल रहा है वैसा चलते रहने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। जो चल रहा चलने दो। यानी अगर उनके पास पहनने को कमीज नहीं है तो वह घुटने मोड़कर बैठ जाएगी, अपना पेट पैरों से ढक लेगी, लेकिन कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये लोग कितने अनुकूल है उस भारतीय सरकार के लिए, उस शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही उनके अनुकूल काम कर रहे हैं। यानी उनको बदलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? भ्रष्टाचार तो कम हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार आराम से फैला हुआ है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। खुदा नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन उस खुदा होने की
मानव ने कल्पना तो की है कि कहीं ना कहीं खुदा जरूर है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। हसीन का अर्थ हो गया, यहाँ पर हसीन शब्द का अर्थ हो गया सुंदर, है ना। और नज़ारा यानी दृश्य। आप लिख लीजिएगा, नज़र यानी देखना। इन शब्दों को आप लिख लेना ताकि पढ़ने में काफ़ी आसानी रहे, ठीक है। तो कवि ने क्या कहा है? खुदा नहीं है कोई बात नहीं। कवि ने यही कहा है कि खुदा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य मात्र ने केवल खुदा होने की कम से कम एक सपना तो देखा है, एक कल्पना तो की है। यह दृश्य बहुत ही आनंद देने वाला है, यानी यह जो दृश्य है यह बहुत ही सुंदर है उस नज़र के लिए, यानी उस नज़र यानी देखने के लिए, उस नज़र को देखने के लिए ये दृश्य ही बड़ा दिलचस्प है, बड़ा ही सुंदर है कि खुदा नहीं है कोई बात नहीं, केवल खुदा होने का जीवंत जो वर्णन मनुष्य ने किया है, वर्णन को हम उससे लेंगे कि कल्पना तो उसने की है कि हाँ कहीं ना कहीं ईश्वर जरूर है। वे मुतमयन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता और मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। अब देखिए, मुतमयन का आश्वस्त हो गया, यानी कवि ने कहा है वो जो गरीब जनता है जिनका शोषण हो रहा है वह यही सोचती है, वो आश्वासन लिए हुए बैठी है, आश्वस्त है बिल्कुल, यानी उनको आश्वासन है कि जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो भारतीय शासन व्यवस्था है, यह पिघल नहीं सकती है, चेंज नहीं हो सकती, इसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि इनका दिल कैसा हो गया? पत्थर का हो गया। लेकिन कवि चाहता है कि मैं बेकरार हूँ, मैं बेचैन हो रहा हूँ, कभी तो कभी इनकी आवाज़ में क्रांति पैदा होगी, कभी ना कभी तो यह इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। निजाम यानी शासक, सिलदे यानी बंद कर देना, जुबान यानी आवाज़, और एहतियात यानी सावधानी, बहर यानी छंद। अगर मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा, कवि ने कहा है, गज़लकार ने कहा है, अगर मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा तो हो सकता है कि मेरी ज़ुबान ही बंद करवा दे, मेरी ज़ुबान को ही सिलवा दे। निजाम शासक तो करवा सकता है ना। जिस प्रकार आवाज़ उठाने वाली क्रांतिकारी जो कविताएं थी जो प्रतिबंधित की जा सकती थी, ठीक उसी प्रकार, यानी सावधानी बरतने की बात है ना ये, कि आराम से बंद करवा दी जाती थी, प्रतिबंधित करवा दी जाती थी, ठीक उसी प्रकार शासक शायरों की, गज़लकारों की, कवियों की आवाज़ भी बंद करवा सकता है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। गुलमोहर का अर्थ हो गया यहाँ पर एक पेड़ का नाम है, पेड़ है ना, और यहाँ पर यमक अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार है, ठीक है। तो कवि ने कहा है कि मानवीय मूल्यों की रक्षार्थ हम जब तक जिंदा है जब तक जिएंगे, और अगर मानवीय मूल्यों की रक्षा करते करते दूसरों के हितों की रक्षा करते करते अगर हमें मौत भी आएगी तो हम आसानी से मौत को भी प्राप्त कर लेंगे। यह एक गज़ल थी हमारे पाठ्य पुस्तक में। जो राजनीति और समाज में कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना, ये उसका केंद्रीय भाव रहा है, ताकि हम आसानी से जीत सकें, गलत के विरुद्ध हम बोल सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।